Assalamualaikum. Hope you guys are doing very well. So we are going to discuss chapter number 2, physiology of pregnancy in gynae and obs. I just hope you can understand each and everything which I am about to tell you. So let's get started. Pregnancy and physiology. First of all, let's discuss the pregnancy and fetal development. What is pregnancy and what is fetal development? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन की बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है मैनी वेज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी से, जैसे कि हम पहले लेक्चर में जो डिस्कस कर चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो दीज 3 हार्मोन्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी पर, और जो है वो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो वुमेन के अंदर होने लग जाती हैं। तो दीज चेंजेस समटाइम्स कैन बी अनकम्फर्टेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज चेंजेस आर टोटली नॉर्मल। ठीक है, क्यों नॉर्मल है? इसलिए कि दीज चेंजेस जो है वो नरिश करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फीटस को, प्रिपेयर करती हैं वुमेंस बॉडी फॉर द लेबर एंड डेवलप करती है हर ब्रेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देन वी आर moving forward toward pregnancy. What is pregnancy? The course that the embryo and fetus grow in the maternal body, usually lasting about 40 weeks or 280 days of gestation. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर 280 डेज़ या 40 वीक्स का एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, जिसमें फीटस की ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद जो है वो डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी, के वो पूरा एक टाइम पीरियड है, कोर्स है, वो प्रेगनेंसी कहलाता है। अब दीज जो 40 वीक्स है ना, ये वेरी करते हैं। हर वुमेन के अंदर 40 वीक्स की प्रेगनेंसी नहीं होती है। इट इज़ वेरी बिटवीन जो है 37 वीक्स टू 40 वीक्स, इसके दरमियान होती हैं। दैट इज़ अ नॉर्मल गेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी या प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो भी है। अब स्टेजेस की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, माइल्ड प्रेगनेंसी होती है, लेट होती है, टर्म प्रेगनेंसी होती है। अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, लेस दैन 12 वीक्स जो है वो बेबी डिलीवर हो जाता है, तो वो दैट इज़ अर्ली प्रेगनेंसी के बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, देन वी हैव मिड प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्सीड करके चला गया है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंचने ही वाला है, बट वहाँ पर जो है वो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट इज़ मिड प्रेगनेंसी। ठीक है, 13 वीक्स से ज़्यादा हो जाते हैं एम्ब्रियो या गेस्टेशनल एज, और 27 वीक्स से कम होती है। ठीक है, तो दैट इज़ मिड प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल पीरियड जो कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेट प्रेगनेंसी। एंड टर्म प्रेगनेंसी, फुल टर्म या टर्म कह लें इसको। टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है? ग्रेटर दैन 36 वीक्स एंड लेसर दैन 42 वीक्स एम्ब्रियो जो है वो स्टे करता है या गेस्टेशनल एज अपनी कंप्लीट करता है, दैट इज़ टर्म जो है वो प्रेगनेंसी कहलाता है। अगर लेस दैन 36 वीक या जो है उससे पहले अगर बेबी बोर्न हो जाता है तो दैट इज़ प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या हम उसे प्री टर्म भी कहते हैं कि टर्म या अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने से पहले ही बेबी की डिलीवरी हो चुकी है। देन मूविंग फॉरवर्ड के प्री नेटल के स्टेजेस क्या होते हैं फीटल डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले जो है वो प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट 2 वीक्स प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन आर कॉल्ड कॉन्सेप्टस, और उस कॉन्सेप्टस के पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसके अंदर ज़ायगोट के जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, दैट इज़ प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। फर्स्ट 2 वीक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल 2 वीक्स हमारे पास एम्ब्रियोनिक एज होती है, स्टेज होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करना है, सॉरी प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद अब हमारे पास है एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब यहाँ से सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक स्टार्ट होता है, थर्ड वीक अंटिल द एंड ऑफ 8th वीक। थर्ड वीक ख़त्म हो चुका, 8th वीक स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइम पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। इस टाइम पीरियड में कॉन्सेप्टस जो है वो हम उसको कॉन्सेप्टस को नहीं एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद डेवलप हो गया, तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन गया है, ज़ायगोट से एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो ज़ायगोट था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो एम्ब्रियो बन गया है। अब एम्ब्रियो के बाद है फीटल डेवलपमेंट। फीटल पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक थ्रू द फुल 41 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा गेस्टेशन का टाइम पीरियड है, कंप्लीट 9 मंथ्स हैं, 41 वीक्स या 42 वीक्स जो भी हम कह लें, या 280 डेज़ कर लें, तो हमारे पास वो जो होता है वो फीटल पीरियड होता है। ठीक है, अब जो है फीटल डेवलपमेंट के बाद हमारे पास आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ओवम जो है वो डिवाइड हो जाता है
डिवाइड हो जाता है। ओवर द नेक्स्ट 8 days अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नरिश्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब एंड इज प्रोपेल्ड अलोंग टूवर्ड्स एंड इन टू द यूटेरिन कैविटी। अब जो है एक एग मेच्योर हो चुका है, अब यहाँ पर जो है ओवा मेच्योर होकर डिवाइड होने शुरू हो गया है। तो आज जो है वो दिन गुजर चुके, मतलब 1 वीक हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी फेलोपियन ट्यूब से, जो कि सेल को नरिश करती हैं और उसको प्रोपेल कर देती हैं, आगे की तरफ फोर्स करती हैं कि वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूटेरिन कैविटी के अंदर आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर यूटेरिन कैविटी के अंदर आ जाए, ये यूटेरिन कैविटी। देन वी हैव फ्रॉम पॉसिबली द डे ऑफ कंसेप्शन, मतलब द डे ऑफ कंसेप्शन क्या होगा, वो डे होगा जैसे कि इंटरकोर्स हुआ, ओवम और जाइगोट जो है वो मीट अप हुए। अब ओवम की जो स्टेज होती है, एज होती है कि मतलब एक जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आके मैच्योर होने लगता है, तो वो 3 दिन तक होता है, ठीक है। अब हमारे 2 दिन तक होता है, 2 दिन के बाद वो एक जो मैच्योर हुआ था वो शेड आउट हो जाता है। और स्पम की जो लाइफ स्पान होती है ना, वो होती है 3 डेज़, कि एक स्पम जो है वो 3 डेज़ तक सर्वाइव कर सकता है एक कैविटी के अंदर, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो अपनी जो है जगह चेंज कर लेता है। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पीरियड में एक जो है वो मैच्योर जाता है, जब हमारा जो नॉर्मल स्पम है वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में जाता है, एक के साथ वहाँ जाके जाइगोट फॉर्मेशन करता है। अब वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद जब एक पूरा मैच्योर हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो वो फिर प्रोपेल कर दिया जाएगा यूटेरिन कैविटी के अंदर। यूटेरिन कैविटी के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है, वो खुद को प्रिपेयर करती है ताकि वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन जाए, और एम्ब्रियो बनने के बाद वो फीटल डेवलपमेंट की तरफ आए, तो वो खुद को प्रिपेयर करी होती है यूटेरिन वॉल्स, ताकि वो होल्ड कर सके फीटस को। तो उसके बाद जो है कंसेप्शन से लेकर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स मोरला प्रोड्यूस करती है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन टू प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन। अब वो जो आउटर लेयर होती है फीटस की या जाइगोट की जो कह लें, तो ट्रोफोब्लास्ट होती है। अब ये क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज़ करने लग जाता है, जिसको मोरला कह रहे हैं हम, और वो HCG हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब HCG की प्रेजेंस अगर टेस्ट में या ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स अगर HCG के आ गए या यूरिन के अंदर आ गए, तो पता चल जाता है कि वुमन इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये HCG इसलिए रिलीज़ हो रहा है ताकि वो प्रिवेंट कर सके बॉडी को कि वो मेंस्ट्रुएशन या शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम वॉल या यूटेरिन की जो कैविटी है उसके अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स की शेडिंग ना करें। और उसके बाद इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होने लग जाती है ओवरी के अंदर, और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है तब तक जब तक के प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, ठीक है। 8 वीक्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रिंसिपल होता है प्रोड्यूसर ऑफ हार्मोन्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। अगर तो मोरुला इज़ टू survive, implantation must occur in order to develop more permanent nutritional supply line and additional hormone production, ठीक है। अगर जो है वो 8 वीक हो चुके हैं और प्रेगनेंसी मज़ीद जो है वो बॉडी कर सकती है, होल्ड कर सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी या जो है वो अबॉर्शन नहीं होगा वुमन का, अबॉर्शन की बात ना करें, अगर मिसकैरेज नहीं होता वुमन का, तो क्या होगा, बॉडी को जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को रिप्लेस करना होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक टाइम पीरियड तक न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है फीटस को, ठीक है। अब जैसे ही उसका टाइम पीरियड 8 वीक का ख़त्म हो जाता है, 8 वीक का, तो उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाता है 9 वीक से लेकर प्लासेंटा की डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, द आउटर जो सेल बिकम्स लाइन विद सेकेंड लेयर। पहले फीटस की जो है एम्ब्रियो की एक लाइनिंग आ रही थी जिसको ट्रोफोब्लास्ट कह रहे थे, जो कि मोरुला फॉर्मेशन कर रहा था, HCG रिलीज़ कर रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेयर आ जाती है। सेकंड लेयर की क्या बात करते हैं कि ये 2 लेयर मिलके कोरियोन बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो कोरियोन है या स्फेरिकल बॉल है ऑफ सेल इज़ नाउ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। पहले हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। जाइगोट के बाद हमारे पास मोरुला बना है, मोरुला के बाद हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब इनका जो टाइम पीरियड है, मोरुला डे 3 में बनता है, डे 4 के अंदर जो है यूटेरिन कैविटी के अंदर मोरुला एंटर कर देता है। अर्ली ब्लास्टोसिस या लेट ब्लास्टोसिस की बात करें तो डे 6 और 7 में हो जाती है, और उसके बाद जो है जाके इम्प्लांटेशन यूटेरिन कैविटी में एक जाइगोट की होती है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बॉल या ब्लास्टोसिस कह लें तो ये इट इज़ हॉलो होता है, ठीक है। इट इज़ हॉलो विद द इनर मास of cells to one side which develop into the embryo,
द कोरियन जो डिवाइड हो जाता है टू प्रोड्यूस माइल्ड लिटिल टंग लाइक प्रोसेस ऑफ विलाई ऑल ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर है एक प्रोजेक्शन जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो कोरियन जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिनको हम माइलाइट कहते हैं। लिटिल टंग लाइक प्रोसेसेस होते हैं, या हम इसको कह लें कि जैसे हमारे पास सीलिया होता है ना, सीलिया टाइप प्रोजेक्शन, उस तरह की प्रोजेक्शन बन जाती हैं, ठीक है। दीज बरो इनटू द यूटेरिन एंडोमेट्रियम और डेसिडा एज इट इज़ ऑल्सो नोन इन प्रेगनेंसी। अब ये क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर बिल्कुल कवर हो जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम वॉल इनको बिल्कुल कवर करके मैच्योर करना शुरू कर देती है, तो उसको या डेसिडा कहते हैं, और डेसिडा बन जाता है। और उसके बाद इसको हम इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि अच्छा ये प्रेगनेंसी है। जो इनर मोस्ट साइड थी डेवलप्स करती है इनटू प्लासेंटा फ्रॉम अबाउट 6th वीक। जो ब्लास्टोसिस हमारे पास ब्लास्टोसिस था, मोरिला था, मोरिला के बाद हमारे पास जो था वो कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, मोरिला प्रोड्यूस करता है HCG। अब वो जो HCG है वो प्रिवेंट करता है मेंस्ट्रुएशन। अब वहाँ पर जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने लग जाता है, 8 वीक के बाद श्रेड होने लग जाता है, ठीक है। तो उसकी श्रिंकेज होने लग जाती है, और वहाँ से फिर हमें जो है मज़ीद प्लासेंटा की ज़रूरत होती है। तो 6th वीक से जो ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इन्वोल्यूशन होने लग जाती है कॉर्पस ल्यूटियम की, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क शेप प्लासेंटा ग्रो करती है थ्रू प्रेगनेंसी। द टर्म मेजर about 20 centimeter in diameter and 3 centimeter thick, weighs about 500 to 700 gram, approximately 1/6 of the baby's weight। अब जो प्लासेंटा होती है एक अटैचमेंट होती है जो कि मदर और फीटस को कनेक्ट कर रही होती है। तो उस अटैचमेंट की जो बात कर रहे हैं, एक जो है वो अटैचमेंट पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो उस कॉर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, थिकनेस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर होता है, और वेट की बात करें तो 500-700 ग्राम होता है, जो कि 1/6 ऑफ द बेबीज़ वेट, मतलब बेबी का जो ओवरऑल वेट है उसका 1% जो है वो 6% से 1% जो बेबी का वेट होता है वो आ जाता है प्लासेंटा का वेट। इट मेंटेन्स द फीटल सर्कुलेशन। सारी की सारी न्यूट्रिशन सप्लाई जब फीटल डेवलपमेंट हो जाती है तो कहाँ से आ रही होती है, वो आ रही होती है प्लासेंटा से। पहले तो था 2 हफ्ते तक जाइगोट फॉर्मेशन होती, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है। तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा था वो कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम की जो है वो अब श्रिंकेज हो चुकी है, इन्वोल्यूशन हो चुकी है, अब उसकी रिप्लेसमेंट में प्लासेंटा आता है। तो यहाँ पर जो है वो प्राइमरी साइट ऑफ हार्मोन की जो प्रोडक्शन करवाता है वो प्लासेंटा करवाता है। तीनों के तीनों हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स यहाँ से आते हैं। सारी की सारी फीटल सर्कुलेशन भी यहीं से आती है, which is entirely separate from that of the mother and is responsible for the vital exchange function of respiration, absorption of nutrition and excretion. It aids both lungs and gut to the fetus. The placenta also becomes major hormone producing structure in pregnancy, producing progesterone and estrogen, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वाइटल एक्सचेंज ऑर्गन जो है वो मदर से फीटस या जो कनेक्शन हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है प्लासेंटा, उसके फंक्शंस की बात करें कि वाइटल एक्सचेंज जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन आ जाती है। अब फीटस तो होते हैं तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट जब तक वो फीटस मदर के अंदर रहता है उसके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ऑल्दो जब फीटस की डेवलपमेंट हो जाती है तब 8 वीक तक बेबी के तकरीबन स्ट्रक्चर जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अंटिल द डिलीवरी सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो उस वक्त तक बेबी की जो रेस्पिरेशन है, उसकी जो सर्कुलेशन है, उसकी न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, सारी प्लासेंटा के थ्रू हो रही होती है। तो एक ही प्लासेंटा होता है, वही उसके लंग्स होते हैं, वही उसका गट्स होते हैं, और सारा का सारा फंक्शन फिजियोलॉजिकल वहीं से परफॉर्म हो रहा होता है। अब प्लासेंटा वही 3 हार्मोन्स के जो है वो मेजर रिलीज़ कर रहा होता है, मेजर रिलीजिंग साइड होती है हार्मोन्स की, ठीक है। देन वी हैव HCG, ठीक है। अब HCG की बात करें तो HCG जो है हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन मॉर्निंग सिकनेस। अब HCG की वजह से जो प्रोडक्शन होती है उसकी वजह से फीमेल को जो है वो मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि दैट कॉर्पस ल्यूटियम में रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एज अ सोर्स ऑफ रिलैक्सन। लेकिन कुछ स्टडीज़ जो हैं ये भी कहती हैं कि ह्यूमन डेसिडा एज एन अदर प्रोडक्शन साइट। अब जो यहाँ पर ना कॉर्पस ल्यूटियम
या प्लासेंटा की बात करें तो दो तरह का होता है। जो मदर का प्लासेंटा होता है ना उसको हम डेसिडा कहते हैं, ठीक है, और जो फीटस का प्लासेंटा होता है ना उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं या कोरियन फ्रंडोजम कहते हैं। प्लासेंटा जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। जो मदर की तरफ से अटैचमेंट है, दोबारा से रिपीट करते हैं, जो मदर की तरफ से अटैचमेंट है, मैटरनल प्लासेंटा की अटैचमेंट बेबी को प्रोवाइड करी जा रही है, वो उसको हम कहते हैं डेसिडा बेसिलस। और जो फीटस की तरफ से अटैचमेंट है मदर के साथ, जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से फीटस की अटैचमेंट हुई हुई है, उसको कोरियन फ्रंडोजम कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ से बनती है? कोरियन फ्रंडोजम ब्लास्टोसिस्ट से बनती है, जो उसकी सेकंड लेयर डेवलप हो रही थी कोरियन बनने के लिए, वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो मदर का साइट होता है ना प्रोडक्शन का, कि सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होने, न्यूट्रिशन कहाँ से जानी है, वो डेसिडा से आती है। HCG का एक और भी जो है वो फंक्शन ये है कि वो क्या करती है, मैटरनल लेवल्स में ब्लड लेवल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हार्मोन्स या उसके हार्मोन्स की जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन इनहिबिट हो जाती है। अब अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है HCG, ठीक है, जो कि 8 to 10 वीक्स के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। 8 to 10 वीक्स के अंदर पीक लेवल पर होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ HCG अगर बॉडी में पाए जाते हैं तो वो इस दौरान पाए जाते हैं 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। उसके बाद क्या होता है, ये इसके लेवल्स कम होते चले जाते हैं और जो ये कम होते डिक्लाइन होते रहते हैं और उसके बाद ये मेंटेन रहते हैं तब तक जब तक कि डिलीवरी के बाद प्लासेंटा जो है वो रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो यूजुअली जो है वो डेट ऑफ डिलीवरी बता दी जाती है प्रेगनेंसी जैसे ही पता चल जाती है कि वुमन जो है वो प्रेग्नेंट है, वो जाती हैं डॉक्टर विजिट करती हैं और डॉक्टर उनको जो है वो प्रेगनेंसी की डेट बता देता है कि भाई आपका ये एक्सपेक्टेड डेट है, इस डेट पे आपकी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। A human pregnancy is calculated as usually lasting about 40 weeks or 280 days. If the date on which last menstrual flow commenced is known, the estimated date of delivery can be calculated by adding 7 days to the date and then adding 9 months for example. अब यहाँ पर लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात की गई है कि पीरियड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 7 डेज़ होता है, कुछ का 5 डेज़ होता है, ठीक है, गर्ल्स का। अब वो जो लास्ट डे होता है ना पीरियड्स का फ्लो का, कि किसी का 5th डे है या 7th डे है जो भी है, अब वो लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन का काउंट करेंगे और उसके अंदर 7th को ऐड कर देंगे, 7 डेज़ ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल, एक वुमेन है, उसका 8 जो है वो डेट या 8 जनवरी लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो था, वो डे था जहाँ जब उनके जो पीरियड सीज हो गए थे, ठीक है, वहाँ से काउंट करेंगे, उसके अंदर 8 डेज़ को मज़ीद ऐड कर देंगे, 7 डेज़ को 7 डेज़ को ऐड किया तो वो 15 हो गया। 15 डेज़ के अंदर मज़ीद जो है वो हम 9 मंथ्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 मंथ्स को ऐड करने के बाद फिर हमें पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उस वुमन की क्या है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो था वो एक वुमन को था 8 जनवरी पे, 7 डेज़ ऐड करने के बाद वो 15 जनवरी हो गया। 15 जनवरी में एग्जैक्ट 9 मंथ्स हमने ऐड किए तो वो 15 अक्टूबर हो गया। तो अराउंड 15 अक्टूबर जो है वो वुमन की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि एक वुमन जो है वो डिलीवरी बेबी की डिलीवरी कर दे। इससे पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है। प्रेगनेंसी जो है वो डिवाइड हुई होती है 3 मंथ्स ऑफ पीरियड में या ट्राइमेस्टर्स में। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं एंड ईच ट्राइमेस्टर इज़ बेस्ड ऑन 3 मंथ्स। इट कल्मिनेट्स इन लेबर, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लासेंटा आफ्टर द जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड उसके बाद हो जाती है। देन अगर हम बात करें इस डिलीवरी में ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है डे बाय डे, ठीक है। तो जैसे जैसे बेबी का साइज़ इंक्रीज़ होता है उससे पता चलता है कि बेबी का वेट कितना हो सकता है, या बेबी का जो है वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि अच्छा बेबी का जो हेड है, हेड का सर्कमफेरेंस इतना है, इसका मतलब है कि वो बेबी नॉर्मल हेड उसका सर्कमफेरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में पता करते हैं। उसके अलावा उसकी बॉडी की शेप को पता करते हैं अल्ट्रासाउंड में। हर ट्राइमेस्टर में एक विज़िट वुमेन को ज़रूर करना पड़ता है हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, कि बेबी कोई एबनॉर्मेलिटी तो डेवलप नहीं कर रहा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई जो है वो फिज़िकल या फिज़ोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आ रही जो कि एबनॉर्मेलिटी की तरफ या किसी डिजीज़ की तरफ लीड करें, तो वो चेक की जाती हैं ईच ट्राइमेस्टर में। दैट इज़ वाई हम ट्राइमेस्टर्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उनको पढ़ते हैं और जो है फॉलो अप करते हैं विजिट्स पर। डिलीवरी में के टाइम पीरियड के बाद एक फ़ेज़ आता है परप्यूरम का, आफ्टर द डिलीवरी। अब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 9 मंथ्स का हो चुका, डिलीवरी हो चुकी, कुछ डेज तक मतलब 6 to 8 वीक्स तक जो है वो ब्लीडिंग होती है आफ्टर द डिलीवरी। अब उसको कहते हैं परप्यूरम।
वो परप्यूरम क्या होता है कि जो प्लासेंटा की साइट होती है ना, अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट जो है वो एक्सपल्जन हो जाती है प्लासेंटा की भी आफ्टर द बेबी जी डिलीवरी होती है, उसके साथ प्लासेंटा की भी एक्सपल्जन हो जाती है। तो प्लासेंटा की जो एक्सपल्जन होती है वहाँ पर जो है उस साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन जो क्या होती है वो प्रिवेंट करती है उस साइट ऑफ अटैचमेंट से जहाँ पर प्लासेंटा अटैच था वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, एक प्लाक बन जाता है। तो वो प्लाक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शेड होने लग जाता है, उसकी श्रेडिंग होने लग जाती है। तो 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं उस साइट का जो प्लाक है या जो क्लॉट है उसको ख़त्म होने में। तो उस टाइम पीरियड तक वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, जिसको हम कहते हैं परप्यूरम का टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद बेबी के वेट के हिसाब से या टाइम पीरियड के हिसाब से हम बात करते हैं कि कितने वीक्स का बेबी है और उसका वेट कितना है। अगर बेबी जो है वो 37 वीक्स उसकी गेस्टेशनल एज है या उससे ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे फुल टर्म बेबी है यहाँ पर। ठीक है, अगर उसके वेट की भी बात कर लेते हैं तो वेट क्या होना चाहिए बेबी का, नॉर्मल जो वेट होता है बेबी का वो ग्रेटर देन 2500 ग्राम है। अगर तो 2500 ग्राम जो है इतना है या इससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल बेबी है, उसका नॉर्मल बर्थ वेट है। लेकिन अगर जो है 2500 ग्राम से इसका बर्थ वेट कम है तो वो लो बर्थ वेट कहलाएगा। ठीक है, और अगर तो वो 1500 ग्राम से उसका वेट ज़्यादा मज़ीद कम है, 1500 ग्राम भी नहीं है, उससे कम है, तो वो क्या होगा, वेरी लो बर्थ वेट होगा। अब वेरी लो बर्थ वेट के बाद आता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, वो होता है लेस देन 1000 ग्राम वेट ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये वेट ऑफ द बेबी से हम पता करते हैं कि बेबी का जो वेट है वो आफ्टर द डिलीवरी वो किस तरह का था, कितना है, और उसके फिर रीज़न्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी या फैक्टर था जिसकी वजह से बेबी का वेट कम है और बेबी का सर्वाइवल रेट कितना है, वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर सर्वाइवल की बात करते हैं तो सर्वाइवल जो है वो गुड होता है ओवर 34 वीक्स एंड इज़ पुअर अंडर 28 वीक्स। अगर तो बेबी का जो है वो फीटल या गेस्टेशनल एज जो है वो 34 वीक्स है या इससे थोड़ा ज़्यादा है और डिलीवरी हो चुकी है तो दैट इज़ गुड, बेबी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर तो वो अंडर 28 वीक्स है या 20 वीक्स से कम है, 28 वीक्स से, तो सर्वाइवल रेट जो है उसका कम हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो सर्वाइवल फॉलोइंग 23 वीक gestation हैज़ नाउ बीन अचीव्ड, ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि 23 वीक्स का बेबी भी आजकल की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है, वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म बेबी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि प्रीवियस लेक्चर में प्री टर्म बेबी को। तो प्री टर्म बेबी क्या होता है, when द गेस्टेशन एज इज़ लेस दैन 37 वीक्स, 37 वीक्स से कम हो तो वो प्री टर्म बेबी होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। ठीक है, द एक्सट्रीमली प्री टर्म क्या होती है, इज़ यूज फॉर दोज बॉर्न 8 या बिफोर 26 वीक्स। यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के नाम बताए हुए जिन्होंने ये फाउंड आउट किया था कि क्या प्री टर्म होती है। जैसे रूटर 1995 में उसने बताया था कि बिफोर 27 वीक्स में जो है वो अगर बेबी बोर्न होता है तो वो एक्सट्रीमली प्री टर्म होता है। अब बेबी विल बी जज्ड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज क्यों, अगर उसका बर्थ वेट जो है वो बिलो 10th सेंटाइल फॉर इट्स गेस्टेशनल एज है। ठीक है, अब उसका नॉर्मल बॉडी वेट जितना होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी अगर वो उतना नहीं है तो उसकी बेसिस पर जज करते हैं कि बेबी का जो वेट है वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, वो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है, उसकी गेस्टेशनल एज जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है या कंप्लीट नहीं है, तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज ये टर्मिनोलॉजीज़ फाइल में मेंशन की हुई होती हैं। ठीक है, देन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर चेंजेस आ जाती हैं, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं इंटरेक्शन ऑफ 4 फैक्टर्स। अब 4 फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो हार्मोन चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि चेंजेस करते हैं कोलेजन में, इनवॉलेंट्री मसल्स में, इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड फ्लो को। उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड फ्लो टू द यूटेरस या किडनी की तरफ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रोथ ऑफ द फीटस की वजह से जो है वो इनलार्जमेंट या सीक्वेंट इनलार्जमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यूटेरस की। ठीक है, फाइनली द इंक्रीज़ इन बॉडी वेट एंड अडेप्टेटिव चेंजेस इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पोस्चर।
फिज़िकल चेंजेस के अंदर बेबी के वेट की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर को फेस करनी पड़ती हैं। कुछ चेंजेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन अगर मदर जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि मदर के जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस जो नॉर्मली होते हैं वो एबनॉर्मलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। उसका पोस्चर ख़राब हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वैसे ही चेंज हो जाता है बेबी की वेट की वजह से, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर मदर जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती है, वो जो है एक्सरसाइजेस जो है फॉलो नहीं करती हैं, योगा नहीं करती हैं, कुछ भी एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर ने या पर विजिट जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड की हुई होती हैं वो नहीं करती हैं, तो उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि बेबी का ब्लड भी होता है और मदर का ब्लड भी होता है, तो दोनों एक ही साथ काउंट होते हैं, सेपरेट काउंट नहीं होता है तब तक जब तक कि बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड जो है वो फीटस की तरफ भी जा रहा होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर चेंजेस आती हैं क्योंकि रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है, उसका काम ही ये है कि वो क्या करे, स्ट्रक्चर्स को रिलैक्स करे, लैक्सिटी प्रोवाइड करे। अब यूटेरस जो है वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है, जब तक कि वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो इनलार्ज नहीं होगा, तब तक जो है वो फीटस कैसे होल्ड करेगा। वो जो चेंजेस आ रही है, फीटस के वेट इंक्रीज़ हो रहा है, फीटस का साइज़ बढ़ रहा है, तो उस चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए फीटस यूटेरस की जो लेंथ है या उसकी जो वॉल है वो स्ट्रेच आउट होके एक रूम प्रोवाइड करती हैं फॉर द बेबी। तो यहाँ पर एक ये फैक्टर भी आ जाता है। देन हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में, कि यहाँ पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। ये 3 हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। बहुत सारे हार्मोन्स की जो है वो चेंजेस हो जाती हैं। इसमें हम जो है वो सेरोटोनिन की भी बात करते हैं, क्योंकि वुमेन्स को ज़्यादातर जो है वो मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो सेरोटोनिन का जो है इसमें रोल आ जाता है मूड स्विंग का। लेकिन अगर हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी फील्ड के हवाले से बात करें तो हम सिर्फ 3 हार्मोन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। ठीक है, इट हैज़ हाउएवर बीन सजेस्टेड दैट रिलैक्सिन माइट हैव अ रोल रिलेटिंग टू कॉन्टिनेंस इन प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन की वजह से जो स्ट्रेस कॉन्टिनेंस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है वो रोल प्ले कर रहा होता है रिलैक्सिन की वजह से सारे के सारे स्मूथ मसल्स क्या हो चुके हैं, वो रिलैक्स हो चुके हैं। अब वो रिलैक्स हो चुके हैं तो इसका काम ना प्रोजेस्टेरोन का भी जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। कैसे, प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है स्मूथ मसल्स की टोन को। अब वो रिड्यूस कर देता है टोन्स को, तो जाहिर सी बात स्फिंक्टर्स भी जो है वो रिलैक्स होने लगेंगे। यूजुअली क्या होता है, स्फिंक्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ताकि जो भी यूरिनरी कंटेंट है वो आउटफ्लो ना हो जब तक कि यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं हो जाता और हमारे पास इम्पल्स नहीं आ जाता कि यस यू नीड टू गो टू द वॉशरूम, तो तब तक जो है वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। जब आप वॉलेंट्री जाते हैं वहाँ यूरिन जो है पास आउट करने के लिए, तो उस वक्त जब यूरिन पास आउट हो रहा होता है तो स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं। स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं तो एक ओपनिंग होती है और जो है यूरिन पास आउट हो जाता है। तो अगर जो है वो आप वॉलेंट्री जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप यूरिन करेंगे, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि यूरिन आउटफ्लो ना हो। अब यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोजेस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, इसकी वजह से कॉन्टिनेंस होती है। लेकिन अगर हम तीनों में से स्पेसिफिक एक हार्मोन की बात करें तो वो रिलैक्सिन है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कॉन्टिनेंस इन प्रेगनेंसी। अब प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस फर्स्ट बाय कॉर्पस ल्यूटियम, देन बाय प्लासेंटा। अब सेकंड से लेकर 8 वीक तक, जो सेकंड वीक ख़त्म हो रहा था वहाँ से स्टार्ट होते हुए 8 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम मेजर रोल प्ले कर रहा था हार्मोन्स रिलीज़ करने में। उसके बाद प्लासेंटा रिलीज़ कर रहा था हार्मोन सारे के सारे। तो प्रोजेस्टेरोन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले वो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा था, जब कॉर्पस ल्यूटियम को प्लासेंटा ने रिप्लेस कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन वहाँ से रिलीज़ होने लगा। ठीक है, अब क्या है, द प्लासेंटा बिगेन्स एन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम अबाउट 10 वीक्स विच इट फर्स्ट सप्लीमेंट्स दैट फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कम्प्लीटली टेक्स ओवर द रोल। पहले जो है प्लासेंटा जो है वो इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्शन 10 वीक्स तक, जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होती है 8 to 10 वीक्स तक, और उसके बाद प्लासेंटा टेक ओवर कर लेता है और क्या करता है, सारे के सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन प्लासेंटा करता है।
ईस्ट्रोजन भी जो है वो पहले कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के साथ ही, और दिस सप्लाई ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय प्लासेंटा, ये भी प्लासेंटा के बाद से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, प्लासेंटा टेक ओवर कर लेता है कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस पर, एंड रीचिंग एन आउटपुट अबाउट 5 mg पर 24 आवर्स। 5 mg 24 आवर्स के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है 820 वीक्स, एंड 50 mg पर 24 आवर्स 840 वीक्स। ये क्वांटिटी बताई हुई है और एक टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 20 वीक्स के अंदर जो है वो 5 mg पर डे जो है ईस्ट्रोजन के लेवल जो है वो इंक्रीज़ होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, और 50 mg जो है वो आफ्टर 24 वीक्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं 40 वीक्स तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जो कि शो करते हैं दैट मैटरनल एंड फीटल अडर्नल ग्लैंड्स एंड फीटल लिवर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड ईस्ट्रोजन सिंथेसिस इन प्रेगनेंसी। यहाँ पर फीटल का अडर्नल ग्लैंड और मदर का जो है वो पार्ट जो है अडर्नल ग्लैंड का और फीटल का जो लिवर है वो भी सिंथेसिस करवाते हैं ईस्ट्रोजन की प्रेगनेंसी के अंदर। ये किसी फ्रेंड्स ने जो है वो रिसर्च की थी। अब रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है इन द थीका एंड ल्यूटिनस ग्रेन्युलोसम सेल इन द कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद लेटर ऑन इन द डेसिडा। ये भी पहले कॉर्पस ल्यूटियम से ही रिलैक्सिन रिलीज़ होता है और उसके बाद डेसिडा मतलब मदर का जो प्लासेंटा है वहाँ से रिलैक्सिन आने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं 3 हार्मोन्स जो हमने पढ़ने थे, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। उसकी जो है वो चेंजेस की बात करें कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है, स्मूथ मसल की टोन्स को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारे स्मूथ मसल्स में जो है डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो क्या होगा, स्टमक में या पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर फूड काफ़ी देर तक रहने लगेगा, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगी। वाटर रिटेंशन या सोडियम जो है किडनी का जो फंक्शन होता है सोडियम वाटर रिटेंशन का, उसमें क्या होता है कि सोडियम के जब लेवल्स बढ़ जाते हैं ना तो सोडियम के लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से वाटर रिटेंशन का प्रोसेस होने लग जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो सोडियम के लेवल्स को कम कर देता है। अब क्या होता है यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन या रिटेंशन जो है वो कॉलोन से होने लग जाती है, नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो कंटेंट है इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर, उसकी जो सारी की सारी जो है लुब्रिकेशन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो वो जो कंटेंट है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लग जाता है। यूटेरिन मसल की टोन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से यूटेरिन डैम्प्ड डाउन हो जाता है। डिट्रूसर मसल स्फिंक्टर्स होते हैं, मसल्स होते हैं जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में रोल प्ले करते हैं। डायलेशन हो जाती है यूरेटर्स की, फेवरिंग यूरिन स्टेसिस with elongation to accommodate the increasing size of uterus. This may contribute to the likelihood of urinary tract infection. अब इसमें क्या होता है कि यूरिनरी एक तो इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है, यूरिन स्टेसिस हो रहा है। यूरिन का जो है ना वो बैक फ्लो भी हो रहा है और स्टे भी कर रहा है यूरिन कुछ देर के लिए। तो वो जो स्टे कर रहा है ना, जिसको पास आउट होना चाहिए था, वो क्या कर देता है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन हैं उनके चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। अब यूरिथ्रा जो मसल्स होते हैं, यूरिथ्रल एरिया होता है, उसकी टोन भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। स्मूथ मसल की टोन रिड्यूस हो जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लो हो जाता है। अब टेम्परेचर के अंदर भी इसका मेजर रोल है प्रोजेस्टेरोन का। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर 5 to 1 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। एल्व्यूलर एंड एट्रियल PCO2 रिड्यूस कर देता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर या एट्रियल आर्टरीज के अंदर रिड्यूस कर देता है, उनकी टेंशन कम कर देता है, जिसकी वजह से वुमेन जो है वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगती है, कंपनसेट करने लगती है, हाइपर वेंटिलेशन जो है उसको करनी पड़ती है, वो हाइपर वेंटिलेट करती है ख़ुद को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है, तो लंग्स क्या हैं वो एसिडोसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट हो जाती है ऑफ द ब्रेस्ट, एल्वुलर एंड ग्रैंडुलर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स इंक्रीज़ करता है स्टोरेज ऑफ द फैट। अब ये प्रोजेस्टेरोन का पार्ट होता है डेवलपमेंट में। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट का जो काम होता है, रोल होता है, वो प्रोजेस्टेरोन प्ले करता है, ठीक है। और जो है मिल्क प्रोडक्शन या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो करता है ईस्ट्रोजन। इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो ग्रोथ करवा देता है, इंक्रीज़ करता है ग्रोथ ऑफ यूटेरस और ब्रेस्ट डक्ट्स की, इसका भी रोल प्ले कर रहा होता है, ये भी ईस्ट्रोजन भी रोल प्ले कर रहा होता है, मेजर रोल।
मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, जैसे कि यूटेरस के अंदर उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ करवा देता है और ब्रेस्ट डक्ट्स की जो ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन टू प्रिपेयर ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, ताकि लैक्टेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। एस्ट्रोजन में असेस मैटरनल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। मैटरनल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि फीटस के पास कैल्शियम के लेवल्स कम होते हैं, मदर के पास ज़्यादा होते हैं, तो हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है वो कैल्शियम जो है वो मूव करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो उसके बाद जो है मेन प्राइमरी साइट्स फॉर रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन जो है वो इफ़ेक्ट करता है प्राइमरी साइट्स फॉर रिलैक्सिन के ऊपर, ताकि वो काम करता है प्राइमरी रिसेप्टर्स पर, जहाँ से रिलैक्सिन प्रोड्यूस होगा उनके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है ईस्ट्रोजन। इंक्रीज़ करता है वाटर रिटेंशन, में कॉज सोडियम टू बी रिटेन्ड, ठीक है, इसमें भी सोडियम और वाटर रिटेंशन का जो है वो प्रोसेस ईस्ट्रोजन कर रहा होता है। हायर लेवल्स रिजल्ट इन इंक्रीज वजाइनल ग्लाइकोजन प्रेडिपोजिंग टू थ्रश। ईस्ट्रोजन के लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, वजाइनल ग्लाइकोजन जो है वो शुगर ग्लूकोज का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वजाइनल एरिया में शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ग्लाइकोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वहाँ पर ग्लाइकोजन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस या बैक्टीरिया जो है वो इंटरेक्ट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उस इन्फेक्शन को हम थ्रश कह रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रिलैक्सिन की बात करें तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो जाती है ऑफ कोलाजन इन टारगेट टिश्यूज़ with a remodeled modifier from that has greater extensibility and pliability. Collagen synthesis is greater than collagen degradation. There is increased water content, so there is increase in volume. रिलैक्सिन क्या करता है, कोलेजन को टारगेट करता है, रिप्लेस कर देता है कोलेजन को टारगेटेड टिश्यूज़ में, ठीक है, और फिर उसको मॉडिफाई करता है, रीमॉडल करता है और उनकी एक्सटेंसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, ताकि लेग्स रहें। अगर पेल्विक एरिया की बात करें स्पेसिफिक, तो इससे क्या होगा, रिलैक्सिन के इफेक्ट से या कोलेजन जो है वो रीमॉडल मॉडिफाई होंगे, हायर एक्सटेंसिबिलिटी होगी, हायर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो जो बेबी का रूम है वो इंक्रीज़ होगा और बेबी की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ बॉडी का जो चेंजेस है वो उसमें चेंजेस आना बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। कोलेजन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कोलेजन डिग्रेडेशन, ठीक है, सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है, कोलेजन फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाती है, जो कोलेजन मौजूद है उसकी डिग्रेडेशन इतनी नहीं होती, कम होती है। इसी वजह से जो है यहाँ पर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इनहिबिशन हो जाती है मायोमेट्रियल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 28 वीक्स व्हेन वुमेन बिकम अवेयर ऑफ पैराक्सिन हिप कॉन्ट्रैक्शन। 28 वीक्स के बाद फीमेल को जो है वो फॉल्स क्रैम्प्स या कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती है, जिसको पैराक्सिन हिक्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल लेबर पेन की तरह ही फीमेल को सेंसेशन आती है कि अब भी जो है वो बेबी डिलीवर हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग्स वुमेन फील करती है, तो वो जो होते हैं वो पैराक्सिन हिक्स होते हैं। अब एक नेचुरल प्रोसेस है ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद, जिसको रिलैक्सिन जो है वो उसके इफ़ेक्ट काम करते हैं इस एक्टिविटी पर। तो वो क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल के अंदर जो एंडोमेट्रियम की एक्टिविटी होती है, मायोमेट्रियम की सॉरी, उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं कि अब जो है टाइम पीरियड नहीं है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो इसीलिए रिलैक्सिन जो है यहाँ पर भी इफ़ेक्ट करता है, मायोमेट्रियम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ताकि जो फीटस है वो स्टे कर सके कुछ वीक्स और, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद इसका जो है रोल होता है, मे हैव अ रोल इन रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ यूटेरस टू डिस्टेंड and in the production of necessary additional supportive connective tissues for the growth muscle fibers. रिलैक्सिन का एक और रोल भी है कि वो यूटेरस की एबिलिटी टू डिस्टेंड, मतलब कि यूटेरस का जो एक्सपेंशन है या उसके जो स्ट्रेच आउट कर देता है, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके नेसेसरी एडिशनल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर जो है वो कुछ न्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और मसल फाइबर की ग्रोथ होने लग जाती है, ताकि बेबी के लिए एक अच्छी सी स्पेस या रूम क्रिएट हो जाए। जैसे ही प्रेगनेंसी एंड हो जाती है, राइजिंग लेवल ऑफ रिलैक्सिन इफेक्ट्स सॉफ्टनिंग ऑफ द कोलेजन कंटेंट ऑफ द सर्विक्स। जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट होने लग जाता है, डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे आने लग जाता है, लेबर का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, रिलैक्सिन के इफेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिलैक्सिन की जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो सर्विक एरिया को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं और उसकी ओपनिंग को बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि जो कंटेंट है या फीटस है उसकी एक्सपल्जन हो सके। रिलैक्सिन के जो है वो मेमरी ग्लैंड्स में भी रोल जो है वो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, इफ़ेक्ट करता है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक
ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की रिलैक्सेशन करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ताकि इजीली जो है वो बेबी की एक्सपल्जन हो सके। और ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स करता है, एक्सटेंड करता है, रीमॉडल करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है, तो एमेनोरिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द मोस्ट ऑफ द वुमेंस, ठीक है। सबसे पहला साइन क्या है कि एमेनोरिया है। वुमेन कंप्लेन करती है, कि कंप्लेन नहीं करती है, वो पूछती है कि भाई ये कंडीशन मैं फ़ेस कर रही हूँ, एमेनोरिया जैसे कहते हैं कि मेरे जो पीरियड्स हैं वो पिछले महीने या 2 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है उनका फ़्लो स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही प्रेगनेंसी प्रोसेस करती है तो एक थिक प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है सर्विकल कनाल में, जो कि यूटेरस को सील कर देती है। यूटेरस की लाइनिंग्स होती हैं या यूटेरस के बाद सर्विक्स होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सर्विक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइनिंग होती है, उसको वो सील कर देता है। वो थिक प्लग फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, बेबी को होल्ड करके रखती है, प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो मेंस्ट्रुएशन भी सीज हो जाती है, क्योंकि HCG के लेवल्स जो है वो कॉज करते हैं कि वहाँ पर एक प्लग फॉर्मेशन हो जाए। वो प्लग फॉर्मेशन क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन इनहिबिट हो गई है, बेबी इम्प्लांटेशन हो गई है, उसके बाद जो है वो एक तो एक थिक प्लग फॉर्मेशन हो चुकी है। थिक प्लग फॉर्मेशन एक तो बेबी को स्टे करवाती है फीटस की, ताकि जो है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे 40 वीक्स तक या 42 वीक्स तक, और प्रिवेंट करती है UTI इन्फेक्शंस को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है, ताकि बेबी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से दूर रहे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब जैसे जैसे टाइम करीब आने लगता है डिलीवरी का, तो कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले तो सर्विकल वॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन जो है वो टारगेट करता है। सर्विकल वॉल ओपन होती है, चाइल्ड का हेड जो है वो वजाइना की तरफ मूव होने लगता है। चाइल्ड का हेड वजाइना की तरफ मूव होता है तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं। पहले वो फ्लेक्शन की तरफ जाएगा, फिर इंटरनल रोटेशन की तरफ जाएगा। इंटरनल रोटेशन करने के बाद बेबी जो है वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर वो मतलब बाहर एक्सपल्जन हो गई हेड की, हेड एक्सपल्जन होने के बाद बेबी जो है वो उसका हेड जाएगा एक्सटेंशन में, फिर एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन में जाने के बाद जो है क्या होगा, बेबी आउट हो जाएगा। बेबी आउट होने के बाद प्लासेंटा को जो है टाइम लगता है 30 या 40 मिनट्स, ताकि उसकी एक्सपल्जन हो सके। तब तक जो है वो अंदर कंट्रैक्शंस होती रहती हैं वॉल, यूटेरिन वॉल के अंदर लेबर पेन की। और जो लेबर पेन है वो 1 महीना पहले स्टार्ट होने लग जाता है, 1 महीना या 3 वीक्स पहले बिफोर द डिलीवरी लेबर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वुमेन को फील होने लगता है कि जो है वो अभी बस डिलीवरी का टाइम पीरियड कंटिन्यू होने ही वाला है, मतलब शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है, और ये जो है कॉन्ट्रैक्शंस 3-4 हफ्ते पहले शुरू होती है, और परप्यूरम का जो टाइम पीरियड था 6 to 8 वीक्स तक ये कॉन्ट्रैक्शन वूमेन को फील होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बेबी की हाइट की, तो बेबी का हाइट मेजर करने का एक रूल है जिसको फंडस जो है वो मैकडोनल्ड्स रूल कहते हैं। फंडल हाइट को मेजर करता है। ये फंडल हाइट जो है यहाँ से इसको मेजर करता है, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, टॉप ऑफ द मदर्स यूटेरस, मदर के यूटेरस के टॉप से करते हैं और इसको लेकर जाते हैं मदर्स प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इस तरह से टॉप ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस, पूरा का पूरा जो है इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो यूटेरस का साइज़ है या फंडल हाइट है बेबी की, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। यूटेरस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्रामेस्टिकली, और जो है इसका वेट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 50 ग्राम या 1000 ग्राम जो है इसका साइज़ हो जाता है 8 टर्म, मतलब 50 ग्राम से स्टार्ट होता है और 1000 ग्राम जो होता है जब फुल टर्म हो जाता है तब फंडस की हाइट होती है, और वेट भी होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स या कंपोनेंट्स जो इंक्रीज़ हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद, तो बॉडी वॉल्यूम जो है वो 1.2 kg इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है 0.5 kg। फीटस का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है 3.3 kg। प्लासेंटा जो है उसका साइज़, उसका वेट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, kg के अंदर बात करें तो 0.6 kg। एमनियोटिक फ्लूड, जो बेबी जिस सेक में होता है वहाँ पर एक फ्लूड होता है ताकि वो बेबी को कुशनिंग प्रोवाइड करता है, तो उस फ्लूड की जो है वो भी kg में बात करें तो उसका भी ग्राम या वेट इंक्रीज़ हो जाता है kg के अंदर 0.8 kg। यूटेरस का जो है वेट इंक्रीज़ हो जाता है 0.9 kg।
और जो फेट डिपोजिशन का जो काम था, फेट डिपॉजिट इंक्रीज़ हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, 4 kg इंक्रीज़ हो जाता है वेट। फेट डिपॉजिट इंक्रीज़ हो जाता है तो वेट इंक्रीज़ हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है 1.2 kg। अब ओवरऑल फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी है, एमनियोटिक फ्लूइड भी है, और जो है वो बाकी चीज़ें भी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और मदर का जो वेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और मसल फाइबर्स की जो है एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक जो है पार्ट 1 लेक्चर 2 का ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मैं जो है इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिसके अंदर हम फिज़िकल या फिज़ोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे जो फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।